कल हम लोग 12वीं क्लास का रे ऑप्टिक्स में बहुत सारा बढ़िया बढ़िया टॉपिक हम लोग पढ़े थे। जैसे कि आप लोग पढ़े थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में, इंसिडेंट रे के बारे में, रिफ्रैक्टेड रे के बारे में, बहुत सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे। बाबू थोड़ा सा और हम लोग आगे आए तो देखिएगा, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। इसका नाम है मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हिंदी में पढ़ेंगे अपवर्तनांक का अर्थ या मतलब। जैसे आइए थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं। आप पहले ये बताइए कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बता दीजिए। तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 गुने बाबू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ये होती है ना, ठीक है। कांच के बाद बता दीजिए पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताइए। 2.5 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। निर्वात में बता दीजिए, निर्वात में 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल होती है। कौन सी होती है बाबू? प्रकाश की चाल। अरे खूब मन से, क्या होती है? प्रकाश की चाल। थोड़ा सा और पीछे आइएगा तो कांच में जो होता है ना बाबू, कांच का जो अपवर्तनांक होता है, जब कांच का प्रकाश का चाल और निर्वात के प्रकाश का चाल का जब तुलना किया जाता है, तो जब इसका अपवर्तनांक आता है कांच का, तो वह आता है लगभग 1.51। तक हम 5.2 मान लेते हैं। याद रखिएगा 5.1 या 5.2। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.42। आगे देखिए बाबू, पानी जो होता है ना 1.52, ठीक है। पानी जो होता है ना, तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है यह 1.33 होता है। कितना होता है बाबू? 1.33 होता है। वहीं अगर आप निर्वात देखते हैं तो निर्वात को मतलब यहाँ पर आप हवा समझ लीजिएगा। निर्वात मतलब क्या समझिएगा बाबू? हवा। यहाँ पर आप हवा समझ लीजिए। और निर्वात होता है ना तो 1.0003 एक अपवर्तनांक होता है। बोलिए एक बार, 1.003 अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना दिखाई दे रहा है बाबू? 2.42 होता है अपवर्तनांक। और आप जानते हैं अपवर्तनांक कैसे निकाला जाता है? जब भी अपवर्तनांक निकाला जाता है तो एगो लिया जाता है आप लोग का विरल माध्यम, जैसे कि निर्वात, और एगो लेता है सघन माध्यम, जैसे कि कोई भी माध्यम। तो जब भी आपको हीरा का अपवर्तनांक निकालना है तो पहले निर्वात में प्रकाश की चाल देख लीजिए, हीरे में प्रकाश की चाल देख लीजिए, दोनों का रेशियो निकालिएगा तो क्या निकल जाएगा? निर्वात का अपवर्तनांक निकल जाएगा। ऐसे में अपवर्तनांक निकलते हैं। अपवर्तनांक निकालने के लिए हम लोग कल सीख लिए थे। अब यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। याद रखिए, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.52। पानी कितना होता है? 1.33। निर्वात या हवा कितना होता है? 1.0003 होता है, बहुत कम होता है। बताइए हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। साफ रख लीजिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर जी, आप यहाँ पर कुछ चीजें देखिए ना। क्या आप देख रहे हैं? कुछ देख करके बताइए तो क्या देख रहे हैं? इसमें आपको लोग क्या देखे? आप लोग कुछ नहीं देखे। देखिए हम बता रहे हैं, देखिएगा आप लोग यहाँ पर ये देखे कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है ना? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है तो अपवर्तनांक सबसे कम है। ये आप देखे, कांच में प्रकाश की चाल सबसे कम है तो कांच का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मैंने जो 3 गो लिखे हैं। और फिर में ठीक है, तो बताइए ना, आप यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर लिए कि किसका अपवर्तनांक, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। बाबू याद रखिएगा, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है, और जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसका अपवर्तनांक होता है कम होता है। और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वह सघन माध्यम होता है, और जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होता है वह विरल माध्यम होता है। कौन माध्यम होता है? इसीलिए बोर्ड खूब बढ़िया क्वेश्चन उठा लेता है। देखिएगा, जल का अपवर्तनांक 1.33 है। इसका क्या अर्थ है? तो सुनिएगा बाबू, जल का अपवर्तनांक कितना है? 1.33। आप तो ये जानते हैं कि जल एक प्रकार का कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। लेकिन पर इसका मतलब क्या है हम जानते हैं तो करके समझाना है। आपको ऐसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसे लिखना है कि हम जानते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होता है, और जिसमें प्रकाश का चाल कम होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होता है। यहाँ तुलना जब भी करना होगा तो निर्वात से तुलना करिएगा, बाकी किसी भी पदार्थ का, ठीक ना। यहाँ पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, जो कि निर्वात के अपवर्तनांक से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ना।
जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वह सघन माध्यम होता है। कौन माध्यम? इसी और स्पष्ट होता है कि पानी एक सघन माध्यम है। पानी कौन माध्यम बाबू? सघन माध्यम। हमसे पूछ रहा था इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है कि पानी एक सघन माध्यम है। नहीं क्लियर हो पाया? एक और देखिए, क्वेश्चन कहेगा कि ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक 1.52 है, इसका अर्थ क्या है? तो आपको इसे लिखना है, हम जानते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही कम होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होता है। यहाँ कांच का अपवर्तनांक 1.52 है जो कि निर्वात के अपवर्तनांक से काफी ज्यादा है, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वह एक सघन माध्यम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि कांच एक प्रकार का सघन माध्यम है। कांच एक प्रकार क्या है? सघन माध्यम। पूछ रहे अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यही है कि यदि इसका अपवर्तनांक इतना है तो यह निर्वात का अपवर्तनांक से ज्यादा है, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा प्रकाश का चाल कम होगा, और जिसमें प्रकाश का चाल कम होता है वह एक सघन माध्यम होता है। और सघन माध्यम क्या हो गया? यहाँ पर कांच हो गया। बचेगा बाबू कांच। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? तो लिखिएगा, हम जानते हैं कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होता है उसका अपवर्तनांक कम होता है, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है उसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है। यहाँ हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है जो कि निर्वात के अपवर्तनांक से बहुत ज्यादा है, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है वह उसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वह एक सघन माध्यम होता है। इसी स्पष्ट होता है कि हीरा एक सघन माध्यम है। कौन माध्यम है वो? सघन माध्यम है। बोर्ड में 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा कि पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इसका क्या अर्थ है? दूसरा क्वेश्चन उठा लेगा, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसका क्या अर्थ है? तीसरा क्वेश्चन उठा लेगा, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका क्या अर्थ है या क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? अगर ऐसे क्वेश्चन उठा ले, निर्वात का अपवर्तनांक कितना है तो इसका क्या अर्थ है? तो आप लिखिएगा, हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चालक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि इसका अपवर्तनांक 1.0003 होता है। जबकि कांच सबसे कम वाला से तुलना करिएगा, जबकि कांच में प्रकाश की चालक 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि इसका अपवर्तनांक 1.52 होता है। यहाँ कांच का अपवर्तनांक निर्वात के अपवर्तनांक से बहुत ज्यादा है, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होता है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है वह एक सघन माध्यम होता है। यहाँ प्रकाश की चाल निर्वात में ज्यादा है, अपवर्तनांक कम है, जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है, और जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है वह एक विरल माध्यम होता है। इससे स्पष्ट होता है कि निर्वात एक विरल माध्यम है। निर्वात कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। उलाट दीजिए ना, समझ में आया? जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा, अपवर्तनांक कम, अपवर्तनांक कम तो प्रकाश की चाल ज्यादा, और प्रकाश की चाल ज्यादा तो वह कौन सा माध्यम? विरल माध्यम। इससे स्पष्ट होता है कि निर्वात एक कौन सा माध्यम हुआ? विरल माध्यम हुआ। समझ में आया? 2 नंबर में लिखाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू, अपवर्तनांक के चलते हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सुनिए, पहले बात सुनिए। आप देखे थे कल, जैसे ही प्रकाश जो होता है हवा से पानी में प्रवेश करता है, पानी हो गया, ये पूरा पानी हो गया, जैसे ही पानी प्रवेश करता है सीधा रखना जाता है, यह धो करके और अभिलंब की ओर कुछ होता है, मुड़ जाता है। फिर से जैसे ही ये जो होता है पानी की सतह से बाहर निकलता है तो अभिलंब काफी दूर से रहता है। ये सारा ना प्रकाश के अपवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है सर? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के चलते याद रखिएगा, पानी में यदि कोई वस्तु डूबा हो या शीशे के अंदर हो और प्रकाश हवा माध्यम से चल रहा हो तो सीधी सी बात है प्रकाश सीधा जाएगा नहीं, क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। इसलिए प्रकाश की किरण किधर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है तो अभिलंब काफी दूर चली जाती है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, पानी में कोई भी वस्तु जब डूबा हुआ रहता है तो प्रकाश के अपवर्तन के चलते वह कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। किसके चलते? कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। बोलिए, प्रकाश का अपवर्तन के चलते पानी में डूबा हुआ कोई वस्तु कैसा प्रतीत होता है? कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। किसके चलते? प्रकाश के अपवर्तन के चलते। क्योंकि इमेजिंग करिए, प्रकाश इस तरह से जा रहा है लेकिन प्रकाश इस तरह से मुड़ गया, तो इसीलिए वस्तु जो होता है, जो वस्तु यहाँ पर होना चाहिए वह होता है यहाँ पर होना चाहिए, वह वस्तु कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यह घटना किसके चलते होती है? प्रकाश के अपवर्तन के चलते होती है। एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन उठा लेता है कि
पानी के अंदर मछुआरे को मछलियों को भेजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्यों? याद है, पानी के अंदर मछुआरे को मछलियों को भेजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्यों? दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि पानी में डूबा हुआ पेंसिल या छड़ी तिरछा प्रतीत होता है, क्यों? तिरछा और मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है? आगे देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन देता है कि पानी में डूबा हुआ सिक्का या बाल्टी में भरा हुआ पानी, ठीक ना, बाल्टी में भरा हुआ पानी में जब किसी सिक्का को डाल देते हैं तो कुछ ऊपर और कुछ आगे उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है? ये सारा क्वेश्चन अपवर्तन के कारण होता है। किसके चलते बाबू? ये सारी घटनाएं किसके चलते उत्पन्न होती है? अपवर्तन के चलते उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम मछुआरा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान दीजिए बाबू, माना कि हम लोग पूरा बढ़िया फिगर नहीं बना पाएंगे, लेकिन हम लोग समझने के लिए एक हल्का फुल्का फिगर बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रहा, मान लेते हैं समुद्र, ये मान लेते हैं नदी, तालाब, पोखरा, जहां नहर और जहां पर मछुआरा मछली मारना चाहता है। बाबू ये रहा उसका बोट, बोट मतलब ना, ये रहा उसका बोट, इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पर बोट रह गया, ठीक है। यहाँ पर मछुआरा है बाबू, यहाँ पर भाला ले ले हैं, कौन सी ले ले बाबू? भाला, ये ले ले है भाला। अब यहाँ पर ये पूरा पानी है, इमेजिन करिए, ये सब क्या है बाबू? पानी। अरे हम लोग महसूस करें, फिगारो थोड़ी बनाना है बोर्ड में, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनेशन, ठीक ना। चलिए, यहाँ पर ना नीचे का मछली है बाबू, ध्यान दीजिएगा, और मछलियों हम लोग खतरनाक बनाएंगे क्योंकि हम लोग मैथ वाले हैं, ठीक ना। चलिए चलिए, मान लीजिए ये मछली हो गई, ये कोनो जीव जंतु हो गया। अरे मान लीजिए सर जी, अब तनी तनी फील हो रहा होगा, पोछिया है। चलिए इमेजिन कर लीजिए, ये मान लेते हैं मछली है, इमेजिन कर लीजिए क्या है वो? मछली। सुनिए, पानी में कोई भी वस्तु जब डूबा होता है तब प्रकाश की अपवर्तन के चलते अपने वास्तविक जगह पर कभी भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि प्रकाश जो होता है बाबू, जैसे ही आप जानते हैं विरल माध्यम से, मतलब हवा से पानी में प्रवेश करता है तो ओकरा सीधा जाना चाहिए, लेकिन वो सीधा ना जाता है, वो अविलंब की ओर मुड़ जाता है। इसी के चलते हम लोग दिखाई नहीं देता है। अगर सीधा प्रकाश जाता है तो हम लोग सीधे देख पाते हैं कि वहां पर वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है, प्रकाश जा रहा है इधर। देखिए ना, वस्तु है, मान लीजिए कि प्रकाश वस्तु यहाँ पर है, प्रकाश जगह मुड़ गया इधर, तो जिन्हें प्रकाश देगा वो जुनियर हम देख पाएंगे। इसीलिए पानी में डूबा हुआ किसी भी वस्तु को प्रकाश के अपवर्तन के चलते, अपवर्तन के चलते हम ओकरा के बढ़िया से नहीं देख पाते हैं, याद रहेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नाम होगा सर जी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तनांक तो समझाइए दिए, अपवर्तन के अनुप्रयोग। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर है मछली, कौन सी बाबू? मछली, यहाँ पर है मछली। और जब ना मछुआरा जब मछली को पानी के ऊपरी सतह से देखेगा तो देख रहा है हवा से, हवा माध्यम से, विरल माध्यम से। किन्ने देख रहा है? सघन माध्यम में। अब आप जानते हैं जैसे हवा माध्यम से सघन माध्यम में देखेगा तो आप जानते हैं प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जैसे ही सघन माध्यम पहुंचती है तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की किरण ऐसे आई मुड़ गई, ऐसे आई मुड़ गई, ऐसे आई मुड़ गई। तो बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के चलते पानी में डूबा हुआ किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अपनी जगह पर दिखाई देगा? नहीं, अपनी वास्तविक जगह पर कभी नहीं दिखाई देगा। अपने वास्तविक जगह से कुछ आगे, अपने वास्तविक जगह से कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। अब देखिएगा ना, ऐसे देखिएगा, पानी में जब कोई वस्तु डूबा रहता है तब प्रकाश के अपवर्तन के चलते इसका वास्तविक प्रतिबिंब अपने जगह पर न बन करके कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसलिए जब मछुआरा ना पानी के ऊपरी सतह से जब इस मछली को देखता है तो यह जो होता है ये ना एक वास्तविक प्रतिबिंब को ना देख पाता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब को देख पाता है। किस प्रतिबिंब को? काल्पनिक प्रतिबिंब को। ये सारा किसके चलते होता है? अपवर्तन के चलते। मछली अपने वास्तविक जगह पर नहीं दिखाई देती है, ये जो होता है कुछ आगे और ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। जैसे ही मछुआरा जो होता है भाला से जैसे ही एक तरह का मारता है तो मछुआरा वास्तविक प्रतिबिंब को नहीं देख रहा है, ऊपर से किसको दिख रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब को देखता है। जैसे मारेगा भाला हाथ चाक ले तो भाला मारेगा मछली को तो वो वास्तविक प्रतिबिंब यानी मछली को ना मार के मछली को देखकर प्रतिबिंब मार दिया, कुछ मार दिया प्रतिबिंब में। अब पानी में जैसे मछली मारेगा भाला इस तरह से तो मछली है पीछे, अब मार दिया है कहाँ? वहां आगे। क्यों मार दिया है? क्योंकि प्रकाश के अपवर्तन के चलते पानी में डूबी हुई वस्तु अपने वास्तविक जगह पर दिखाई नहीं देती है, कुछ आगे और ऊपर प्रतीत होती है। याद रहेगा, ठीक है। और मछली है यहाँ पर दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये सारा किसके चलते होता है?
अपवर्तन के चलते। इसलिए मछुआरा दो चार तरह मारता है, ऊपर से मारता है, भेदता है, तो दो तीन बोरे में आगे पीछे तरह मारता है तो कभी कोधा के हो जाता है, ठीक ना। लेकिन एक बार कहिए कि एक ही बार में मार देते संभव नहीं है, इसलिए मछुआरा देखिएगा बड़ी होशियार होता है सब। वो जन भाला के यूज करेगा सब 15 सूर्य एक में धोकर पीने रहेगा, केनो तो रहेगा। ऐसे में अगर एक भाला वाला अगर यूज कर रहा है तो ना मार पाएगा, एक में 15 सूर्य को 20 फुट एक में पी रहता है। एक बार लंबाई चौड़ाई ज्यादा होता है। अगर मान लेते हैं मछली का प्रतिबिंब यहाँ पर वो देख रहा है, अब बाई दे वो मान लेते हैं देह पर मारा है तो है दो तीनों को अगर है पीन एक में जाएगा, कांटी एक में जाएगा, तीन कर कल्याण हो जाएगा, समझ में रहा है। हाँ, तो तनियों को धराएगा तो समझ लीजिए। इसीलिए बाबू मछुआरे को जो होता है पानी के अंदर मछलियों को भेदने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक बार फ्रेश बोल देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मछुआरे को पानी के अंदर या जल के अंदर मछलियों को भेदने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्यों? तो ऐसे लिखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के चलते पानी में डूबा हुआ कोई भी वस्तु, मछली लिखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के चलते पानी में डूबा हुआ कोई भी वस्तु अपने वास्तविक जगह पर न दिखाई दे करके कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसलिए मछुआरा जब मछली को ऊपर से यानी विरल माध्यम से देखता है तब मछली के वास्तविक प्रतिबिंब को ना देख करके वह काल्पनिक प्रतिबिंब को देख लेता है। इसलिए जैसे ही मछुआरा मछली को भेजता है तो वह मछली के वास्तविक प्रतिबिंब को न मार करके वह काल्पनिक प्रतिबिंब को भेज देता है। इस प्रकार से वह मछली को नहीं मार पाता है, याद रहेगा। अगर हमारे और शोकर का सजेशन दिया जाए कि कहां पर बार करना चाहिए तब जाकर को मर जाएगा, तो मछली अपने वास्तविक जगह से कुछ आगे और ऊपर उठी प्रतीत होती है। तो माना कि बाबू मछली का प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, पूछिया है, पूछ कौन सी है ये, अगर एक पूछ पर बार करता है तो तनियों आगे दिखाई देती है। मछली समझिए बाबू यहाँ पर है लेकिन दिखाई देगी यहाँ पर। अगर एक पूछ पर मारेगा तो कम से कम मूड़ी पर जरूर लगेगा, समझ में रहा है। अगर पूंछ पर मारेगा तो मछली हो गई, अब पानी में डूबल है तो अगर प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, एकर कुछ आगे, पूरा आगे ना, कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ। अगर मछुआरा मछली दिख रहा है, अब पूंछ जहां पर दिखाई दे रहा है, अगर ओकरा पूंछ पर बार करे तो एकरा मूड़ी पर लगेगा। कहां पर लगे बाबू? एकरा मूड़ी पर, और वो आराम से मछली कौन कर सकता है, भेद सकता है। याद रहेगा। एक बार और क्वेश्चन आ जाएगा कि मछुआरे को जल के अंदर मछलियों को भेजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्यों? तो आप लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पानी में डूबी हुई मछली प्रकाश के अपवर्तन के चलते अपने वास्तविक स्थान पर कभी भी दिखाई नहीं देती है। वह प्रकाश के अपवर्तन के चलते कुछ आगे और ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। और फिर में जब मछुआरा विरल माध्यम ने पानी की ऊपरी सतह से मछली को देखता है तो प्रकाश के अपवर्तन के चलते वह मछली के वास्तविक प्रतिबिंब को न देख करके काल्पनिक प्रतिबिंब को देख पाता है। अतः जब मछुआरा मछली को भेदता है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब को न भेद करके काल्पनिक प्रतिबिंब को भेद पाता है। इसलिए मछली जो होती है, मछली को यह नहीं मार पाता या भेद पाता है। अगर मछुआरा मछली के पूंछ पर वार करे तो आराम से मछली को भेद सकता है। यही कारण है कि पानी के अंदर मछुआरे को मछली मारने में या मछली भेदने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह किसके चलते होता है बाबू? प्रकाश के अपवर्तन के चलते होता है। किसके चलते? प्रकाश के अपवर्तन के चलते। आगे देखिएगा, अभी कौन मान लेते हैं पोखरा ओखरा है, ऐसा मान लेते हैं एक बाल्टी में आप पानी ले लीजिए, ओकरा में एक छड़ी डाल दीजिएगा ना तो देखिएगा तिरछा दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी बाबू? तिरछी, और तिरछी दिखाई देगी। मान लीजिए ये पूरा पानी है, इमेजिन करिए ये पूरा पानी है। जैसे ही किसी छड़ी को डालिएगा ना, ऐसे किसी छड़ी को डालिएगा तो ये सीधा ना दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? तिरछी। ये प्रकाश का अपवर्तन चलते हो रहा है। किसके चलते? क्योंकि वस्तु को आप कहां से डाले हैं? विरल माध्यम से। वस्तु किसमें चली गई? सघन माध्यम में। तो वस्तु सीधा ही है लेकिन प्रतीत हो रही कैसा? टेढ़ा। क्योंकि आप जानते हैं जब 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 हवा जब प्रकाश होता है वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। इसीलिए पानी में डूबा हुआ पेंसिल या छड़ी जो होता है सीधा दिखाई नहीं देता है, वह कैसे दिखाई देता है? तिरछा दिखाई देता है, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है बाबू कि पानी में डूबा हुआ छड़ी या पेंसिल तिरछा या मुड़ा हुआ प्रतीत क्यों होता है? तो आप लिखिएगा, हम जानते हैं कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अतः पानी में जब पेंसिल और छड़ी को डुबोया जाता है तो इसलिए प्रकाश के अपवर्तन के चलते वह होती है सीधा, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के चलते वह टेढ़ी और मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किसके चलते? प्रकाश के अपवर्तन के चलते। एक बार और क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, पेंसिल या छड़ी को पानी में डूबने पर वह तिरछी या मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो लिखिएगा,
प्रकाश के अपवर्तन के नियम से हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अतः जब किसी पेंसिल को या किसी छड़ी को पानी में डुबोया जाता है तो वह विरल माध्यम से सघन माध्यम आया रहता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के चलते वह थोड़ा झुका हुआ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। यही कारण है कि पेंसिल या छड़ी को जैसे ही पानी में डुबाया जाता है तब प्रकाश को अपवर्तन के चलते वह कुछ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कैसे प्रतीत होती है? अच्छा देखिएगा, मेला वाला में जाइएगा ना बाबू, तो देखिएगा कौन सी करता है, ऐसा बाल्टी ले लेगा सभी को, जो वहां पर जुआ वुआ खिलाता है सब, जुआ आप लोग देखे ना, जो जुआ खिलाता है सब एक में पूरा पानी भर देगा। पहले ये ज्यादा मार्केट था इसका, अभी थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। एकरा में कौन सी कर लेगा सब बाबू, पानी भर देगा सब। सुनिएगा, आप पानी भर करके यहाँ पर एक गिलास रख लेगा सब, भीतरवा गिलास रख लेगा सब, पूरा पानी है। और ऊपर से कौन सी करेगा सब, ऊपर से सिक्का डालेगा सब, कहेगा सब कि जो है गिलास में सिक्का पिया देगा, समझ में आ रहा है, जो है गिलास में सिक्का डाल देगा ओकरा उतना रुपए दुगुना मिलेगा। अब एकरा फेरा में कबो मत पड़िएगा, सिक्का कभी भी पानी में गिलास के अंदर नहीं डूबेगा। अरे सुनिए, बाई चांस से भूलात भटकत 100 गो में चला गया, वो अलग बात है, वो आपका किस्मत हो गया समझिए। लेकिन सिक्का जब ऊपर से फेंकिएगा तो कभी भी इस नीचे वाली गिलास में जो बाल्टी के अंदर रखे एक अंदर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि आप विरल माध्यम में है। किस माध्यम में? वह जो जुआ खिला रहा है वो प्योर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आशिक होगा, वो खूब बढ़िया था पढ़ के गया होगा, फिजिक्स होकर बड़ी तगड़ा होगा समझ लीजिए। ऐसा ही नहीं खिला रहा है, सारा कॉन्सेप्ट ओकरा पता है। ओकरा से जब खेल खत्म हो जाएगा तो ओकरा से अकेले में पूछ लीजिएगा कि ऐसा काहे नहीं पिया था, तो बता दी कि कबो ना पी, ठीक ना, कह दी कबो ना पी, कहा है तो ना पिएला, ठीक ना, काहे ना पिएला, तो जानता है एकरा प्रकाश को अपवर्तन कहेंगे, लेकिन आपको वहां पर नहीं समझाएगा। अर्थ में ठीक है, चलिए बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए। हाई ये विरल माध्यम, हाई क्या सर, सघन माध्यम। आप जानते हैं विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरणें, आप ऊपर से देख रहे हैं ना, मान लिया आप यहाँ पर ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से आप देख रहे हैं और ऊपर से देख रहे हैं तो प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से आकर कहा जा रही है, सघन माध्यम में, तो सघन माध्यम में तिरछा हो गई। बाबू प्रकाश के अपवर्तन के चलते पानी में कोई भी डूबा हुआ वस्तु अपने वास्तविक जगह पर कभी भी दिखाई नहीं देता है, यह कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। गिलास है यहाँ पर, लेकिन पानी के ऊपरी सतह से जब आप इसको देखिएगा तो गिलास दिखाई देगा यहाँ पर। बाबू ध्यान दीजिएगा, गिलास दिखाई देगा यहाँ पर, कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। और जैसे 5 रुपए की सिक्का डिबाइएगा तो आप डिबा के में रहे हैं बाबू, वास्तविक गिलास में कि काल्पनिक गिलास में? काल्पनिक, क्योंकि वास्तविक आप देख ही नहीं पाइएगा, प्रकाश को अपवर्तन चलते वास्तविक कोनो भी वस्तु पानी में डूबा रहेगा तो अपनी वास्तविक जगह पर दिखाई नहीं देता है, वह आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अब आप 5 रुपए का सिक्का या 10 रुपए का सिक्का लेकर के डिबा रहे हैं कि गिलास में मारे, गिलास नहीं मार पाइएगा। आप ऊपर से आप रियल गिलास को देख ही नहीं पा रहे हैं, रियल गिलास और ही पीछे है और नीचे है। आप देख पा रहे हैं आगे और ऊपर, जन आगे और ऊपर देख पा रहे हैं, एक और है काल्पनिक प्रतिबिंब है, सोचे काल्पनिक प्रतिबिंब है, नकली प्रतिबिंब है, छाया है उसका वो। ये करिए, जैसे ही 10 रुपए का सिक्का लेकर डिबा के क्रम में मारा तो पता चला कि जैसे सिक्का यहाँ पर मारा तान के हचा के यहाँ पर, वह अपने जगह ही पर जाएगा, लेकिन वह गिलास के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि गिलास पीछे है। और जौना में आप मार रहे हैं वह रियल गिलास नहीं है, वह इसका नकली गिलास है। इसलिए कभी भी मार्केट और कभी बाजार उजार में मेला वाला में जाइए तो सिक्का वाला खेल में मत फंस जाइए, वजन पूरा झोरा जाइएगा, बारे में खाने के लिए भी पैसा नहीं बचेगा, इसलिए बच करिएगा बाबू। सिक्का जो होता है पानी में जैसे ही करके डालिएगा तो अपने वास्तविक जगह पर कभी भी दिखाई नहीं देता है, ये कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। यही कारण है कि जब ऊपरी सतह से सिक्का को इस गिलास में डालिएगा तो कभी भी इस गिलास में वह नहीं जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। अब साइंस समझ में आ गया है, आप लोग उसके चक्कर मत पड़िएगा। तब अब वो एक क्वेश्चन ना लेता है क्वेश्चन 2 तरीका से आएगा। पानी से भरी हुई बाल्टी में जब किसी गिलास को डाल दिया जाता है और ऊपर किसी सिक्का को डाल देता है तो गिलास में नहीं गिर पाता है, क्यों? तो आप लिखिएगा, हम जानते हैं कि पानी में डूबा हुआ कोई भी वस्तु प्रकाश के अपवर्तन के चलते अपने वास्तविक जगह पर कभी भी दिखाई नहीं देता है, वह कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जब हम विरल माध्यम से
सघन माध्यम में यानी पानी में डूबा हुआ वस्तु को देखते हैं, तब हम ना प्रकाश के अपवर्तन के चलते हम इस वस्तु के वास्तविक प्रतिबिंब को ना देख करके काल्पनिक प्रतिबिंब को देख पाते हैं। इसलिए जैसे ही सिक्का को डिबा करके ओकरा में फेंकिएगा, तो आप ना वास्तविक गिलास में आप सिक्का को नहीं डाल पाए, आप उसके काल्पनिक गिलास में डाल पाए, जिसके चलते सिक्का कभी भी गिलास में नहीं जा पाता है। यही कारण है कि सिक्का जो होता है कभी भी गिलास में नहीं गिरता है। अच्छा, कबो कबो देखिएगा जो नहीं बर्तन है, जैसे मान लेते हैं कि बाल्टी है, बाल्टी खास करके स्टील का जो बाल्टी होगा ना, अगर नया नया खरीद लाए है, पूरा का पेदी व्हाइट कलर का है, पानी एक में पूरा भर जाएगा, तो पता चलेगा ना जो पेदिया है ऊपर ही आ गया है। आप फील करिएगा, पता चलेगा ऊपर ही ऊपर है। ये सारा किसके चलते होता है? प्रकाश के अपवर्तन के चलते होता है। किसके चलते होता है बाबू? प्रकाश के अपवर्तन के चलते होता है। आप लोग खाली जाकर बाल्टी में पानी लेकर कॉलेज सोरे बुझ जाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट तो करिए, आधा घंटा बैठे होंगे तो कहाँ बाल्टी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो देखिएगा कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये किसके चलते हो रहा है बाबू? प्रकाश के अपवर्तन के चलते हो रहा है। एक और क्वेश्चन आता है कि पानी में डूबा हुआ सिक्का या बाल्टी, पानी से भरा हुआ बाल्टी में डूबा हुआ सिक्का अपने वास्तविक स्थान से कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है? ऐसे लिखिएगा। हम जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के चलते पानी में डूबा हुआ कोई भी वस्तु अपने वास्तविक स्थान पर दिखाई न दे करके काल्पनिक स्थान पर दिखाई देता है, अर्थात कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसलिए इस वस्तु का प्रतिबिंब पानी में वास्तविक न बन करके काल्पनिक बन जाता है। इसीलिए सिक्का जो डूबा रहता है पानी में, वह प्रकाश के अपवर्तन के चलते अपने वास्तविक जगह पर ना दिखाई दे करके कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किसको होता है बाबू? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और चलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रियल डेप्थ। बोलेंगे बाबू रियल डेप्थ। इसको हम बोलते हैं वास्तविक गहराई। सुनिए बाबू, सुनिए, बढ़िया सुनिए। इमेजिन कर लीजिए, हम लोग ले लेते हैं एक बाल्टी, ये बाल्टी हो गया, थोड़ा बढ़िया से फिगर बना लीजिए, ये बाल्टी हो गया बाबू, ये बाल्टी हो गया, एक में पानी भरल है, ध्यान दीजिए, पानी भरल है, ध्यान दीजिए। हम क्या किए हैं, एक छोटा सा सिक्का यहाँ पर गिरा दिए हैं, पानी के अंदर यहाँ पर डाल दिए हैं, सिक्का यहाँ पर है बाबू। जब यहाँ से आप ऊपर से करा के देखिएगा, ये आंख है, मान लीजिए हम देख रहे हैं ऊपर से, जैसे ही ऊपर से आप देखिएगा एकरे के, यहाँ से एकरे के जैसे ही आप देखिएगा, तब मान लेते हैं कि आप रियल वाला तो देख ना पाइएगा, क्योंकि पानी में कोई भी वस्तु जब डूबता है तो प्रकाश का अपवर्तन से चलते अपने वास्तविक जगह पर कभी भी दिखाई ले देता है, और कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इस लाइन को रट्टा मान लीजिए, कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तो वह तो दिखाई देगा यहाँ पर। जब आप एक के विरल माध्यम से देखिएगा, आई है पानी, तो क्या आप इसका प्रतिबिंब को सही जगह देख पाइएगा? ना देख पाइएगा। इसीलिए यह अपनी जगह से कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अब बताइए ना, पानी के ऊपरी सतह से ही, पानी के ऊपरी सतह हो गया, अगर हम चेक कर ले में एगो मीटर डुबा करके, मान लेते हैं स्केल डुबा करके, कि सच में सिक्का कितना दूरी पर है, जैसे हम उसे मीटर डुबाएंगे तो हिला के देख लेंगे, सिक्का में लौट रहा है ना, हाँ लौट रहा है, तो माप लेंगे, निकाल करके नाप लेंगे कि कितना मीटर है, तो पता चला कि 5 मीटर गहरा है। तो बाबू यह जो पानी के ऊपरी सतह से वस्तु की जो गहराई है ना, कितना आया? 5 मीटर ना माना, तो यह वस्तु की जो गहराई है, एक का वास्तविक गहराई बोलेंगे। कौन सी बोलेंगे? पानी में डूबी हुई किसी वस्तु के पानी के ऊपरी सतह से असली गहराई को वास्तविक गहराई कहा जाता है। एक बार और, पानी में डूबी हुई किसी वस्तु के असली गहराई को वास्तविक गहराई कहा जाता है। वास्तविक गहराई की गणना हमेशा पानी के ऊपरी सतह से किया जाता है, याद रहेगा। पानी में डूबी हुई किसी भी वस्तु के वो असली गहराई को कौन सी बोलते हैं? वास्तविक गहराई बोलते हैं। आइए, क्या है सर? ये हम क्या लिए हैं? सिक्का लिए हैं। क्या लिए हैं? अब ये पानी में डूबा है, तब प्रकाश का अपवर्तन चलते अपना जगह पर दिखाई नहीं देगा, यह कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। अब जैसे ही एक की आंख से देखिएगा बाबू, तो यह दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन है यहाँ पर।
ऐसे में तो जब कोई वस्तु पानी में डूबा रहता है, खास करके सिक्का, जब हम एक तरह का विरल माध्यम से मैंने पानी को ऊपरी सतह से देखते हैं, तो यह जो होता है प्रकाश के अपवर्तन के चलते बाबू अपने वास्तविक जगह पर कभी भी दिखाई देता है कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए यह नकली गहराई हो गया। और किसी भी वस्तु की नकली जो गहराई होती है एक आभासी गहराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पानी में डूबी हुई किसी भी वस्तु के असली गहराई को वास्तविक गहराई कहा जाएगा। और जब कोई वस्तु पानी में डूबा रहता है तब प्रकाश का अपवर्तन चलते यह अपने वास्तविक जगह पर न दिखाई दे करके कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ये इससे आंख की जो दूरी होता है या पानी की ऊपरी सतह की जो दूरी होता है ओकरा कौन सी बोलते हैं? आभासी गहराई बोलते हैं। पानी में डूबी हुई किसी भी वस्तु के नकली या आभासी प्रतिबिंब और पानी के ऊपरी सतह के बीच की दूरी कौन सी बोलते हैं? आभासी गहराई बोलेंगे। पानी में डूबी हुई किसी भी वस्तु के नकली गहराई को कौन सी बोलेंगे? आभासी गहराई बोलेंगे। अब अगर हम मान लेते हैं बाबू ये 5 मीटर पर है, कितना मीटर महसूस करिए, मान लेते हैं ऊपरी सतह से पानी की ऊपरी सतह पर हम मापे, ये पता चला कि 5 मीटर पर है। कितना मीटर पर बाबू? ये कुछ ऊपर और आगे उठाव प्रतीत हो रहा है। मान लेते हैं कि यह 3 मीटर पर दिखाई दे रहा है। कितना पर? चेक करे कि यह कितना पर एक्सपेरिमेंटल, तो पता चला 3 मीटर पर है। तो ये जन एक बीचों में कहीं जन गैप है ना बाबू, ये बीचों का जन गैप है कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बीच का अंतर। तो बाबू वास्तविक प्रतिबिंब नहीं, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई, है वास्तविक गहराई ना। पानी में डूबी हुई किसी वस्तु की असली गहराई कौन सी बोलेंगे? वास्तविक गहराई, रियल डेप्थ। एक हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिएगा रियल डेप्थ RD, ठीक है। एक कहेंगे वर्चुअल डेप्थ VD, लिख दें VD वर्चुअल डेप्थ। पानी में डूबी हुई किसी भी वस्तु को असली गहराई कौन सी बोलेंगे? वास्तविक गहराई बोलेंगे। अब पानी में कोई भी वस्तु जब डूब जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन चलता है, अपनी वास्तविक जगह पर ना दिखाई देकर कुछ आगे और ऊपर उठा प्रतीत होता है। तो इस आभासी प्रतिबिंब से पानी के ऊपरी सतह की जो नकली जो गहराई है इसको कौन से बोलेंगे? आभासी गहराई बोलेंगे। पानी में डूबी हुई किसी भी वस्तु की नकली गहराई को आभासी गहराई कहा जाएगा। अब ये हो गया वास्तविक गहराई, ये हो गया नकली गहराई। आभासी गहराई और नकली गहराई के बीच का जो ये गैप है, ये जो डिस्टेंस है, एक हम बोलते हैं, एक बोलेंगे नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे बाबू? नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट। एक हम नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हिंदी में क्या बोलेंगे? अविलंब विस्थापन। और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट है बाबू तो एक हम ND लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ND। अब बताइए हमारा अगर ND बराबर लिखना होता है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट तो हम लिख देते हैं रियल डिस्प्लेसमेंट, रियल डेप्थ माइनस के वर्चुअल डेप्थ। तो ND बराबर क्या लिख देंगे बाबू? RD माइनस के VD। ए बराबर पानी में डूबी हुई किसी वस्तु की असली गहराई को वास्तविक गहराई कहा जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डूबा हुआ रहता है तो प्रकाश के अपवर्तन के चलते वह अपनी वास्तविक जगह पर कभी भी दिखाई नहीं देता है और कुछ आगे और ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अतः इस काल्पनिक प्रतिबिंब को जब ऊपरी सतह से, पानी की ऊपरी सतह से देखा जाता है तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब की जो गहराई है कौन सी बोलेंगे? आभासी गहराई बोलेंगे। अर्थात पानी में डूबी हुई किसी वस्तु के नकली गहराई को क्या बोलेंगे? आभासी गहराई बोलेंगे। अब पानी में डूबी हुई किसी वस्तु के असली गहराई को वास्तविक गहराई कहेंगे। अब पानी में डूबी किसी वस्तु को वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? अविलंब विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? अविलंब विस्थापन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ND बराबर में RD माइनस के VD। अगर मान लेते हैं बाबू, अगर मान लेते हैं कि रियल जो डेप्थ है वह 5 मीटर है, अगर वर्चुअल जो डेप्थ है बाबू वह कितना है? 3 मीटर है। तो बताइए हमें ND क्या हो जाएगा? ND कहता है RD माइनस VD। तो RD कितना है बाबू? 5 मीटर। ये कितना है? 3 मीटर। कितना गैप हो गया? 2 मीटर। माने वस्तु कितना मीटर आगे और ऊपर है? 2 मीटर आगे और ऊपर है। तो हम कौन सी बोलेंगे? अविलंब विस्थापन बोलेंगे। अविलंब विस्थापन समझ में आया? पानी में डूबी हुई किसी वस्तु को वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच के अंतर कौन सी बोलते हैं? अविलंब विस्थापन बोलते हैं। पानी में डूबी हुई किसी वस्तु की असली गहराई को वास्तविक गहराई कहते हैं। पानी में डूबी किसी वस्तु का नकली गहराई को आभासी गहराई कहते हैं। याद रहेगा। और चलिए हम लोग चलते हैं बाबू यहाँ पर, इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बोर्ड के लिए आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 नंबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 नंबर यह है। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि हीरा किसके चलते चमकता है। आइए पहले सीखा जाए। यहाँ पर एक फिगर बनाना पड़ेगा।
फिगारो देख रही कैसे बना रहे हैं, अगर पता चले बनानी ढंग ना है। बाबू ध्यान देने इधर, ध्यान दीजिए। अच्छा, हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में, सब लोग ध्यान दीजिए, हम लोग प्रकाश के अपवर्तन में एक टॉपिक पढ़े थे कि जैसे ही प्रकाश जो होता है वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचता है तो अविलंब की ओर कौन होता था, मुड़ जाता था। वहीं फिर से जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से काफी ज्यादा दूर भाग जाता है, अविलंब से काफी दूर भाग जाता है। बाबू इमेजिंग करने के लिए हम लेते हैं सघन माध्यम। सघन माध्यम में तो मान लीजिए हम लोग शीशा के अंदर बैठल है, मान लेते हैं पानी के अंदर बैठल है, ये सघन माध्यम है। कौन माध्यम बाबू, सघन। जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं वाटर, ले लीजिए, कौन सी ले लीजिए सर, वाटर, वाटर। है जो ना हवा है, कौन सी सर, हवा, ये हवा है, इमेजिंग कर दीजिए, ये हवा है। आप ले लीजिए एग्जांपल, ये क्या ले लिए सर, पानी, ये क्या है सर, हवा। हम टॉर्च लेकर के या शीशा के अंदर बैठ जाए, जैसे मान लीजिए शीशा घर है, इसके अंदर हम बैठ गए, प्लस में हवा नहीं, इमेजिंग कर लीजिए वैक्यूम है, हम बैठ गए, या मान लीजिए ऐसा हम डिवाइस लगा दिए जो हम लोग को ऑक्सीजन मिले, तभी ना जिंदा रहेंगे, क्योंकि ऊपर तो हवा ही नहीं है। तो मान लीजिए शीशा के अंदर हम लोग बैठ गए और हम लोग सिलेंडर ले लिए हैं ऑक्सीजन के रूप में, अब ओकरा में हम टॉर्च को बारेंगे ना, तो टॉर्च को बारेंगे तो इमेजिंग कर लीजिए, है ये पानी, ये मान लेते हैं शीशा, हम ये मान लेते हैं इमेजिंग करिए, ये इसके अंदर हम लोग है, ये शीशा है, इसके अंदर है, टॉर्च को हम बाहर नहीं जा रहे थे, जैसे टॉर्च को बारेंगे तो प्रकाश की किरण है, कहां से बाहर है बाबू, सघन माध्यम से विरल माध्यम। जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की जाते हैं तो वह अविलंब काफी दूर भाग जाती है, कहीं अविलंब हो गया, अब एक से कौन सी होगी, दूर भागेगी। तो प्रकाश की किरणों को यहाँ से टॉर्च ले लिए, ये रहा हम लोग का प्यारा सा टॉर्च, ये रहा टॉर्च, ये प्रकाश की किरण कौन सी हो रही है, जा रही है, ये टॉर्च हो गया सर, ये टॉर्च हो गया, प्रकाश की किरणें जा रही है। बाबू जैसे प्रकाश की किरणें यहाँ से जाएगी तो सीधी सी बात एक सीधा चला जाना चाहिए, कैसे चला जाना चाहिए, सीधा, एक सीधा चला जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब काफी दूर चला जाता है। जब एक पर हम लंब डाल देंगे, ये अविलंब हो जाएगा, तो प्रकाश की किरणें हो गया अविलंब, और ये अविलंब हो गया तो सीधा जाना चाहिए ना, या सीधा नहीं जाकर के अविलंब से काफी दूर चला जाता है। बाबू तो आप जानते हैं ये रहा अभिलंब, ये रहा अभिलंब, आई हो गया आपतित किरण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इधर कौन सी बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, कौन सी बोलते हैं, आपतन कोण। ये हो गया अभिलंब, आई हो गया अपवर्तित किरण, कौन किरण, अपवर्तित किरण है, एक निर्गत किरण कहेंगे, कौन सी कहेंगे, निर्गत किरण, याद है ये किरण कौन सा किरण है, निर्गत किरण है, अपवर्तित किरण मत कहिएगा बाबू, यह कहलाता है निर्गत किरण। एक हम कौन सी कहेंगे, ई क्या पढ़ेंगे सर, ई पढ़ेंगे,
क्या पढ़ेंगे? ई हाल फिलहाल में को आप अपवर्तित आप एक को अपवर्तन कोण बोल सकते हैं, क्योंकि अपवर्तन कोण हमेशा देखिए निर्गत कोण के बराबर होता है। आपको आगे हम सिखाएंगे कि निर्गत कोण किसके बराबर होता है? अपवर्तन कोण के बराबर होता है। तो कि निर्गत कोण अपवर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो आप ना आर लिख सकते हैं। कौन से लिख सकते हैं? आर। आगे मिलेगा बहुत जल्दी, लेंथ जैसे ही पढ़ाएंगे तभी बताएंगे। ध्यान दीजिए, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर जी। हम शीशे के अंदर बैठे हैं, टॉर्च से प्रकाश की किरण गुजारे हैं, मान लेते हैं बाबू ये 30 डिग्री कोण पर है। कितना पर? अब तन से करिए, एंगल बढ़ा दीजिए, 50 कर दीजिए, 60 कर दीजिए, तो आपतन कोण बढ़ गया ना? पहुंचोगे बाबू, आपतन कोण बढ़ गया। और जैसे ही आपतन कोण बढ़ जाएगा कि देखिएगा तनिक और हित कर दीजिएगा तो प्रकाश की किरण सीधे जाना चाहिए, लेकिन वो तन से और मुड़ जाएगी। भाई इतना पर मुड़ी थी ना, अब इतना से और ही मुड़ जाएगी। तो एक हम फिर हम आई बोले, आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? आर। फिर से एक झुका दीजिए। झुकाने का मतलब हुआ आपतन कोण आप बढ़ाते जा रहे हैं। कौन करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। पहले यहाँ पर था, ऐसे ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे ही तब करिए आपतन कोण का मान बढ़ाइएगा तो ये जो होता है ना, ये जो अपवर्तन कोण है यह और ज्यादा हो जाएगा। ये हो जाएगा आई, आई क्या हो जाएगा सर? आर। आर हो जाएगा ना। अब तनिक और ही कौन सी कर लीजिए, टॉर्च को और ही टेढ़ कर लीजिए और ही आपतन कोण बढ़ा लीजिए। जैसे ही एक सतह पर, सतह का मतलब होता है कि हम शीशे के अंदर, शीशे पर हम बाहर रहे हैं, तो इतना पर बाहर रहे हैं तो प्रकाश की किरण इतने पर गुजर रही है। तनिक घुमा देंगे तो प्रकाश इतना पर जाएगी, तनिक घुमा देंगे तो प्रकाश नहीं जाएगी, तनिक घुमा देंगे तो प्रकाश अब है ना जाके यहीं पर चलने लगेगी ना। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही प्रकाश की किरणों की यहाँ पर बारी गई, इमेजिन करिए, महसूस करिए सर, इतना से बारे इतना पर गया, इतना से बारे इतना पर गया, इतना पर बारे इतना पर गया, इतना से बारे तनिक और जाएगा, इतना पर बारे यही पर आ जाएगा। किस पर आ जाएगा? अंतरा पृष्ठ पर है। कौन सी है? अंतरा पृष्ठ। एक ऐसा सतह जो दो माध्यमों को कर देता है, अलग अलग कर देता है, हम इंटरफेस बोलते हैं। बाबू ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रकाश की किरण जो होती है अभिलंब से दूर रहती है। एक समय ऐसा आता है कि जब आपतन कोण का मान काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो जो अपवर्तित जो किरण है, कौन किरण? अपवर्तित, निर्गत किरण भी बोल सकते हैं। जो अपवर्तित जो किरण है बाबू, यह अपवर्तित किरण अब अभिलंब से दूर ना जाकर के यह अंतरा पृष्ठ पर ही चलने लगती है। किस पर? अंतरा। कब? जब आपतन कोण का मान काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तब। जब आपतन कोण का मान काफी ज्यादा बढ़ा देता है। अब बताइए, ये अपवर्तित किरण है ना, ये अभिलंब है ना। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जब जब प्रकाश की किरण अंतरा पृष्ठ पर ही चलने लगती है तो अंतरा पृष्ठ और अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री बाबू? 90 डिग्री कोण बन जाता है। इस कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। कौन से बोलते हैं बाबू? क्रांतिक कोण बोलते हैं। अब तनिक और ही क्रांतिक कोण से तनिक और ही वैल्यू बढ़ा दीजिए, तो सब और ही आपतन कोण बढ़ाइए, तनिक और ही बढ़ाइएगा तो जौन प्रकाश की किरण किस पर चल रही थी? अंतरा पृष्ठ पर। अब प्रकाश की किरण जैसे ही अंतरा पृष्ठ पर टकराएगी तो टकरा करके वह अपने ही माध्यम में हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो बाबू यहाँ पर देखिए का नाम क्या है? पूर्ण। पूर्ण मतलब पूरा तरह से। आंतरिक, आंतरिक मतलब जेने से गया है वो नहीं, अंदरे अंदरे, ठीक ना। अब परावर्तन मतलब टकरा करके परावर्तित हो जाना। और में प्रकाश जिस जगह से गया है, जिस माध्यम से गया है, उन्हें अंतरा पृष्ठ से टकरा करके पूरा तरह से अपने ही माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। इसमें प्रकाश जो होता है यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आर पार नहीं हो पाता है, यह अपने ही माध्यम में रिटर्न हो जाता है। यही कारण की तरह पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। सुनिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरणें अविलंब से काफी दूर चली जाती है या अभिलंब काफी दूर भाग जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है। पहले ही देखिए, मान लेते हैं कि पहले 30 डिग्री पर था और इतना सा घूम गया, बढ़ गया ना, और ही बढ़ गया और ही बढ़ गया, एंगल बढ़ता जा रहा ना। तो जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि जब आपतन कोण का मान बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो प्रकाश की जो किरण होती है वो अभिलंब से दूर ना जाकर के वो अंतरा पृष्ठ पर ही चलने लगती है, जिसके चलते अंतरा पृष्ठ और अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इस कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। जैसे ही आपतन कोण का मान और ही क्रांतिक कोण से ज्यादा कर दिया जाता है, कितना से? इतना पर है। अब जैसे गुजारिएगा तो कोण करने पर बढ़ जाएगा ना, ठीक ना, और ही बढ़ेगा तो और ही बढ़ जाएगा ना। अरे इमेजिंग करिए, इतना पर है, इतना पर है, ये देखिए बढ़ गया, ये देखिए बढ़ गया, ये देखिए एकदम बराबर हो गया।
0 90 बराबर हो गया ना। अब और ही बढ़ेगा, ये और ही बढ़ जाएगा, ये और ही बढ़ेगा, ये पूरा 360 डिग्री घूमता रहेगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब प्रकाश की किरणें वह अविलंब से दूर ना भाग करके अंतरा पृष्ठ पर ही चलने लगेगी, चलेगी ना। तो उस समय अंतरा पृष्ठ और अविलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस कोण को क्रांति कोण कहा जाएगा। कनिकौरी आपतन कोण का मान बढ़ा दीजिए, मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा कर दीजिए। जैसे ही आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो प्रकाश की किरणें अब अंतरा पृष्ठ पर ना चलेगी, वह अपने ही माध्यम में फिर से टकरा करके रिटर्न आ जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। कुछ बोलते हैं बाबू, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। लास्ट फिर परिभाषा पर है, सबको ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अविलंब से काफी दूर चला जाता है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। यह प्रक्रिया लगातार किया जाता है। एक समय ऐसा आता है कि जब आपतन कोण का मान काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो अपवर्तित जो किरण होती है वह अविलंब से दूर ना जा करके वह अंतरा पृष्ठ पर ही चलने लगती है। उस समय अंतरा पृष्ठ और अविलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इस कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। और जैसे ही थोड़ा और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा किया जाता है तब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से गई थी, अंतरा पृष्ठ से टकरा करके पुनः सघन माध्यम में ही लौट जाता है। तब प्रकाश का अपने ही माध्यम में पूरा तरह से टकरा करके परावर्तित हो जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अगर हम तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना सीम माध्यम में होता है। किस माध्यम में वो आप पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना कब होती है? जब क्रांतिक कोण का मान जो होता है 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, आपतन कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, तब प्रकाश की किरणें अंतर पृष्ठ पर ना चल करके अंतर पृष्ठ से टकरा करके जिस माध्यम से गई हुई होती है उसी माध्यम में टकरा करके वापस आ जाती है। तो इस घटना को कैसे बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। क्रांतिक कोण किसे कहिएगा? तो जब प्रकाश की किरणों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजारा जाता है तो प्रकाश की किरणें अविलंब काफी दूर भाग जाती है। जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है वैसे वैसे प्रकाश की किरणें अविलंब काफी दूर भागती जाती है। एक समय ऐसा आता है कि जब आपतन कोण का मान काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाता है तो अपवर्तित जो किरण होती है वह अब अविलंब से दूर ना जा करके वह अंतरा पृष्ठ पर ही गमन करने लगती है। तो उस समय अंतरा पृष्ठ और अविलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण बन जाता है। इस 90 डिग्री के कोण को क्रांति कोण कहा जाता है। जैसे ही आपतन कोण का मान 90 डिग्री से थोड़ा सा और ज्यादा कर लिया जाता है तब प्रकाश की किरणें अंतर पृष्ठ से टकरा करके अपने ही माध्यम में पूरा तरह से परावर्तित हो जाती है। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। आएगा ना? ठीक है, सुनिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किस माध्यम होती है? समान माध्यम। कौन माध्यम? समान माध्यम। समान माध्यम मतलब सघन माध्यम, याद रहेगा। सुनिए, हीरा जो होता है ना बाबू, आप जानते हैं हीरा कई कोना होता है। आप लोग जानते हैं हीरा कैसा होता है? कई गो कोना होता है, एक में कई गो कोना होता है इस तरह से, और वह हमेशा चमकता रहता है। तो इसके चमकने के पीछे कारण क्या है? सुनिए, इसके पीछे चमकने के कारण क्या है? जैसे हम फिगर बना दे वैसे हीरा होता नहीं, हम लोग को प्रतीत होता है, ठीक ना। वह कांच का बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा चमकता क्यों है? जैसे ही हीरा में प्रकाश की किरणें गुजरती है ना तो जैसे अगर किनारा से टकराती है तो फिर से किनारा से टकरा कर पूरा तरह से परावर्तित हो जाती है, फिर से दूसरा का किनारा से टकराती है तो पूरा टकरा कर परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार से प्रकाश की किरणें जो होती है वह हीरा से बाहर निकल ही नहीं पाती है। अपने ही पूरे हीरे में एक किनारे से टकरा के अंतरा पृष्ठ से टकरा करके वही में पूरा घूमती रहती है। तब प्रकाश जब निकल भी नहीं करेगा, ये गूढ़े शीशा में पूरा तरह से ब्लॉक रहेगा और में टकरा टकरा के हमेशा टकरा टकरा के एक किनारे से दूसरा किनारे तक पहुंचता रहेगा तो चमकीला नहीं दिखाई देगा। दिखाई देगा ना। यही कारण है कि हीरा चमकीला दिखाई देता है। कौन चमकीला दिखाता है? हीरा। हीरा चमकीला दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे ही हीरा में माने सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें गुजरती है तो इसके किनारे से टकरा कर पूरा तरह से परावर्तित हो जाती है। उसी में पूरा तरह से प्रकाश की किरणें उसके किनारे से टकरा कर परावर्तित होती रहती है, जिसके चलते प्रकाश की किरणें जो होती है वही में परावर्तन क्रिया होता रहता है, मैंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया होता रहता है, जिसके चलते जो होता है हीरा पूरा तरह से चमकीला नजर आता है। तो हीरे का चमकना कौन सी घटना है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आया कि नहीं आया?
चलिए क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है बताइए 2.42 याद रहेगा। वाटर का अपवर्तनांक कितना होता है बाबू? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसमें अपवर्तनांक क्या होता है? कम होता है। और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसमें अपवर्तनांक क्या होता है? ज्यादा। याद रहेगा, ठीक है। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल ज्यादा है तो अपवर्तनांक किसका ऑप्शन में कम होगा, ज्यादा होगा, बराबर होगा? कोई नहीं, कुछ हो जाएगा। याद रहेगा हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। एक का साफ रख लीजिए, यहाँ पर डबल टिक लगा दिए हैं। याद रहेगा, ठीक है, हो गया। और कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, यदि पानी में डूबी हुई किसी वस्तु की वास्तविक गहराई 50 मीटर है। कितना है बाबू? 50 मीटर है। आभासी गहराई 30 मीटर है, तो अभिलंब विस्थापन कितना है? 20 मीटर। कितना मीटर बाबू? 20 मीटर। पानी में डूबी हुई ये पानी में डूबा हुआ कोई जहाज पानी को ऊपरी सतह से देखने पर 500 मीटर की गहराई पर दिखाई दे रहा है। कितना मीटर? 500 मीटर। लेकिन उसका वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है बाबू वह 150 मीटर पर दिखाई दे रहा है। कितना मीटर बाबू? 150। तो बताइए अभिलंब विस्थापन कितना हो जाएगा? 350। कितना हो जाएगा बाबू? 350 मीटर। याद रहेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है। याद रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा? पूछने कहीं नहीं पूछना।